स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम बताने जा रहे हैं BA सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन एकात्मक एवं संघात्मक सरकारें। तो बच्चों क्वेश्चन है एकात्मक एवं संघात्मक सरकार का वर्णन कीजिए। तो इसका परिचय है 20वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न प्रकारों को उजागर किया था। जी आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा था। ये व्यवस्था है जहाँ लक्ष्मी कालीबाई शासन देखने को मिलता है। जनजातियाँ किसी सरदार या मुखिया के अधीन काम करती है। जो छोटी छोटी जाति है वो किसी मुखिया या फिर किसी सरदार के अधीन काम करते थे। दूसरा था सामंती समाजों में खेती बड़ी ही उत्पादन का प्रमुख साधन था। सामंती शासन जो था, सामंती समाजों में खेती बाड़ी ही उत्पादन का प्रमुख साधन था। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था के 2 रूप देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों को रखा गया है। इन देशों की व्यवस्थाएं न केवल लोकतांत्रिक है बल्कि आधुनिक और गतिशील भी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इनका सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पूर्व सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और स्पेन आते हैं। सैनिक तानाशाही वाले देशों को भी सत्तावादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका एकात्मक सरकार। अगला पॉइंट है इसका एकात्मक सरकार यानी यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। एकात्मक सरकार वो सरकार होती है जहां सारी शक्तियां और कार्य केंद्रीय सरकार में ही निहित होती है, यानी केंद्र सरकार के अंदर होते हैं। एकात्मक सरकार के उदाहरण से ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, जापान आदि देश है। दूसरा इसका पॉइंट है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र सरकार अपनी सुविधा अनुसार क्षेत्रीय सरकार या राज्य सरकार का गठन करती है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से क्षेत्रीय सरकारों को शक्ति भी देती है। उसके बाद है संघात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। संघात्मक या संघीय सरकार में शक्तियां केंद्र और क्षेत्रीय सरकार के बीच संविधान द्वारा विभाजित होती है। जिससे कि एग्जाम्पल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, भारत, इसमें शक्तियों का बंटवारा हो चुका होता है। केंद्र सरकार अलग अपना उसका एक अलग क्षेत्र होता है और राज्य सरकार का अलग क्षेत्र होता है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको संघात्मक सरकार कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट है इन देशों में राज्यों का अपना अस्तित्व होता है, अर्थात क्षेत्रीय सरकार का अपना अस्तित्व होता है, यानी दोनों का अपना अपना अस्तित्व होता है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट काम करने के लिए और उन्हें संविधान के द्वारा शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। अब एकात्मक सरकार के लक्षण क्या है। समस्त राज शक्ति केंद्र सरकार के ही पास होते हैं। पूरे देश के लिए केवल एक विधानमंडल होता है जिसको संसद कहा जाता है और एक विधानमंडल होता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है प्रादेशिक सरकार अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त नहीं करती है। ब्रिटेन, फ्रांस एकात्मक शासन वाले देश है। यहाँ की शासन व्यवस्था में प्रादेशिक इकाइयाँ होती है। ब्रिटेन में जिन्हें काउंटी और ब्यूरो कहते हैं, फ्रांस में भी प्रशासनिक विभाग होते हैं। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है लचीला संविधान। एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत लचीली होती है। यहाँ संविधान में संशोधन करना उतना ही आसान होता है जितना एक साधारण कानून को बनाया तथा रद्द करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका विशेष प्रकार की न्याय व्यवस्था का अभाव। एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर्गत केंद्रीय सरकार ही सर्वोच्च होता है। यहाँ न्यायालय की भूमिका बहुत नगण्य होती है, जो गिने जाने के योग होता है और एकात्मक सरकार के अंतर्गत संविधान को अपने अनुसार बनाया जाता है। एकात्मक सरकार जो होता है वो अपने हिसाब से कानून बना भी सकते हैं और उसे रद्द भी कर सकते हैं। ये एकात्मक सरकार का एक प्रकार होता है, विशेष प्रकार होता है। उसके बाद एकात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषाएं क्या होती है।
इसी तरह एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च कानूनी अधिकार का प्रयोग करना ही एकात्मक शासन कहलाता है। गार्डनर, जब सरकार की संपूर्ण शक्तियां संविधान द्वारा एक ही केंद्रीय अंग को दे दी जाए और उसी से स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति प्राप्त करें, वह व्यवस्था एकात्मक होती है। एग्जाम्पल ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस आदि इन देशों में एकात्मक शासन चलती है। उसके बाद एकात्मक सरकार की विशेषताएं। संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के निहित होती है, यानी संपूर्ण जितनी सारी शक्तियां होती है सब केंद्र सरकार के पास होती है। शासन का संपूर्ण अधिकार केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती है। स्थानीय या क्षेत्रीय सरकार को अधिकार भी केंद्र सरकार द्वारा ही दिए जाते हैं। शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य को प्रदेशों और प्रांतों को विभाजित किया जाता है, परंतु प्रादेशिक और प्रांतीय सरकारों की कोई पृथक शक्ति नहीं होती, यानी उसके पास कोई अपना अलग से शक्ति नहीं होती है। इकहरी नागरिकता। एकात्मक व्यवस्था में इकहरी नागरिकता होती है। व्यक्ति संपूर्ण राज्य का नागरिक होता है। ये नागरिक केंद्र प्रदान करता है और संविधान भी एक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका थर्ड, संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन नहीं होता है। इसमें एकात्मक शासन में संविधान शक्ति का बंटवारा नहीं करता है। यदि कोई शक्ति वितरित होती है तो वो केंद्र सरकार के पास होता है, की अनुमति से विभाजित होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसका, स्थानीय सरकार की महत्वहीनता। इस शासन में स्थानीय शासन की संस्थाएं तो होती है, परंतु उनका महत्व न के बराबर होता है। उनको शक्तियां संविधान द्वारा ही मिलती है। पांचवा पॉइंट है इसका, संविधान का स्वरूप। कई देशों में संविधान लिखित होता है। फ्रांस कई देशों में संविधान अलिखित होता है, जैसे ब्रिटेन। इस प्रकार ब्रिटेन में एक एकात्मक शासन प्रणाली में स्वतंत्र न्यायालय नहीं होता है, परंतु अन्य एकात्मक शासन प्रणालियों में स्वतंत्र न्यायालय होता है। यानी ब्रिटेन में जो है वहाँ पर स्वतंत्र न्यायालय नहीं होता है, कोर्ट नहीं होता है। सब एकात्मक देशों में एक स्वतंत्र न्यायालय होता है, लेकिन ब्रिटेन में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। उसके बाद है अगला, एकात्मक शासन के गुण। राष्ट्रीय एकता प्रभावी होती है, वह क्षेत्रीय निर्जातीय वह संकीर्ण हित प्रभावी नहीं होता है। सभी शक्तियाँ केंद्र से निहित होती है और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के लिए केंद्र जिम्मेदार होता है। इकाइयों की कोई भूमिका नहीं होती है। एकात्मक शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेगा तो वो केंद्र सरकार ही लेते हैं या वही जिम्मेदार होता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में एक रूपता। पूरे देश के लिए एक से कानून होते हैं और सब जगह समान आदेशों को क्रियान्वित किया जाता है। उसका अगला पॉइंट है इसका, विविध क्षेत्रों में विषमता या असंतुलन नहीं पाया जाता, यानी राज शक्ति केंद्र के केंद्रित होने के कारण स्थानीय सरकारों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। उनका कोई पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए विविध क्षेत्रों में विषमता या असंतुलन नहीं पाया जाता है। एकात्मक व्यवस्था ज़्यादा लचीली होती है। एकात्मक व्यवस्था जो है वो ज़्यादा लचीली होती है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सर्वा होता है, सर्वा, और यहाँ सरकार परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन की शक्ति रखती है। मतलब जो एकात्मक सरकार है, अगर सिचुएशन के हिसाब से वो कानून में बदलाव भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, श्रीलंका इन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति केंद्र के पास होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, आर्थिक विकास ज़्यादा प्रभावी होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का उद्देश्य अधिक से अधिक विकास को बढ़ावा देना होता है, इसलिए राज्यों, प्रांतों तथा इकाइयों को मजबूत तथा निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी जो भी निर्णय लेंगे वो केंद्र सरकार ही लेंगे। शासन व्यवस्था में कम व्यय होता है, जो शासन का जो व्यवस्था है उसमें कम खर्च होते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में ये आवश्यक नहीं है कि किसी राज्यों में विधानमंडल तथा पृथक मंत्रिमंडल निर्वाचित किए जाए। तो एकात्मक व्यवस्था में
वह केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका शीर्ष निर्णय और तत्काल कार्रवाई। एकात्मक सरकार में शीर्ष निर्णय या तुरंत निर्णय जो है वो केंद्र सरकार लेता है और तत्काल कार्रवाई भी उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है तथा उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों को निर्णय अस्वीकार नहीं कर सकती है, करने का अधिकार है। मतलब जो केंद्र सरकार अगर फैसला ले लिया तो राज्य सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनकी फैसला मानने से इनकार कर दे। उसके बाद एकात्मक शासन के दोष क्या है? स्वशासन की प्रवृत्तियों का अभाव होता है। एकात्मक शासन में केंद्र की शक्तिशाली भूमिका होती है, विकेंद्रीकरण के लिए स्थान नहीं होता है। समय अनुसार एकात्मक शासन प्रणाली केंद्र की भूमिका थोड़ी सी ढीली हुई है, जैसे कि स्कॉटलैंड और वेल्स में अलग से विधानमंडल का निर्माण हुआ है। केंद्रीय विधानमंडल के इर्द गिर्द कार्य किए जाते हैं, यानी केंद्र जो फैसला लेगा उसी के इर्द गिर्द काम किया जाता है। इस शासन प्रणाली में सभी निर्णय केंद्र के अंतर्गत किए जाते हैं। स्थानीय मामलों पर अधिक प्रभावी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। राज्यों के विषय में राज्य सरकार ही निर्णय ले सकते हैं। अच्छे निर्णय मतलब केंद्र सरकार जो है वो देश या विदेशों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन जो राज्य का मामला है वो राज्य सरकार से बेहतर फैसला वो नहीं ले सकते हैं। केंद्रीय नौकरशाही। केंद्रीय नौकरशाही केवल प्रशासनिक बल्कि विविध निर्माण संबंधी शक्तियां भी सिविल अधिकारियों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा होती है। केंद्र सरकार की निरंकुशता की ओर बढ़ने के अधिक संकेत मिलते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली पर न्यायालय और राज्य सरकारों का अंकुश नहीं होता है। जन कल्याण के मामले पर जनता का नियंत्रण नहीं होता है। जन कल्याण का मामला जो भी होता है उस पर जनता का नियंत्रण, इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, यह जन कल्याण के मुद्दों पर जनता की अपने विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है एकात्मक शासन में। अकुशल शासन यानी शासन कुशल नहीं होता है इसमें। अकुशल शासन। एकात्मक शासन में संपूर्ण देश का शासन केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। केंद्र सरकार के लिए यह संभव नहीं कि वह संपूर्ण देश की पूर्ण जानकारी रखे और देश के उस राज्य की आवश्यकताओं अनुसार शासन करे। यानी जो केंद्र सरकार होती है उसके पास संभव उतना नहीं होता है कि हर एक राज्य के बारे में जानकारी रखे और स्थानीय लेवल पर जानकारी रखे जिस राज्य को इस तरह की ज़रूरत होती है। तो इस ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अकुशल व्यक्तियों की सरकार बना देती है। उसके बाद आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एकात्मक शासन के अनेक दोष हैं और इसका मतलब यह नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है। यह व्यवस्था छोटे देशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो छोटे छोटे देश हैं उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। संकटकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए एकात्मक शासन के से अच्छा प्रभावी विकल्प दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब संकटकाल अगर कोई किसी देश में संकट आ जाता है तो एकात्मक शासन ही सबसे उपयुक्त परिस्थिति होती है निपटने के लिए। तो आप यहाँ से उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, निष्कर्ष। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 4th सेमेस्टर का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप यहाँ से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।